नमस्कार। आज हम गुण निरपेक्ष भाग 2 का अध्ययन करेंगे और जो इसका प्रथम भाग था हमने इसका अर्थ और परिभाषा के बारे में बात करी थी। अब हम आगे बढ़ते हुए ये बताएंगे कि जो गुण निरपेक्ष है उसकी धारणाएं क्या हैं और गुण निरपेक्ष जो आंदोलन है उसकी सदस्यता और उसकी शर्तें क्या क्या हैं। मुझे उम्मीद है विद्यार्थियों कि आपने जो उसका प्रथम भाग है उसका अध्ययन किया होगा, क्योंकि व्हाट्सएप में आपने कई क्वेरीज भी मुझे भेजी थी। तो इसी तरह से अगर आप पढ़ते रहेंगे तो ये जो सारे आपके विषय हैं इंटरनेशनल रिलेशंस के, ये आपको समझ में आते जाएंगे। अब जब हम इसकी बात करते हैं गुण निरपेक्ष के जो 6 धारणाएं हैं, इसमें श्वार्ज़र बर्गर ने इसके 6 धारणाएं बतलाई हैं। इन 6 धारणाओं में जिसको मैंने इसके माध्यम से बताया है, नंबर 1 अलगाववादी, नंबर 2 अप्रतिबद्धता, और नंबर 3 तटस्थता, नंबर 4 तटस्थीकरण, नंबर 5 एक पक्षवाद, और जो छठा नंबर है वो है असंलग्नता। ये इसके 6 बिंदु हैं। ये जो 6 बिंदु हैं इनको हम थोड़ी थोड़ी बात आगे कर लेते हैं। इसमें सर्वप्रथम अलगाववाद ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे। ये हम क्या पढ़ रहे हैं, मैं इसको दोबारा रिपीट करती हूँ कि जॉर्ज श्वार्ज़नबर्गर ने गुट निरपेक्षता को स्पष्ट करने के लिए 6 अर्थों की व्याख्या की है और गुट निरपेक्षता को इन सबसे भिन्न बतलाया है। तो अलगाववाद ऐसी नीतियों का समर्थन करता है जिनसे राष्ट्र विश्व राजनीति में कम से कम भाग ले या उससे बिल्कुल अलग रहे। ये इसकी व्याख्या है। नंबर 2 अप्रतिबद्धता। इसका अर्थ है कि किन्हीं 2 अन्य शक्तियों से समान संबंध रखते हुए उनमें से किसी एक के साथ पूरी तरह से प्रतिबद्ध ना होना। ये उसकी दूसरी धारणा है। तीसरा है तटस्थता। एक देश की वह कानूनी एवं राजनीतिक स्थिति जो किसी युद्ध के दौरान दोनों ही योद्धा राष्ट्रों में से किसी के भी साथ युद्ध में संलग्न होने की अनुमति नहीं देती। इसका अर्थ यह है कि जो गुट निरपेक्ष है वो किसी भी गुट में शामिल होने की अनुमति नहीं देता है। फिर आता है इसका तटस्थीकरण, अर्थात देश हमेशा के लिए तटस्थ है और अपनी तटस्थीकृत स्थिति को कभी भी नहीं छोड़ सकता। जैसे स्विट्ज़रलैंड इसी स्वरूप के राज्य का एक महत्वपूर्ण उदाहरण है। फिर है इसका एक पक्षवाद। इस सिद्धांत का हामी है कि प्रत्येक देश को निशस्त्रीकरण जैसे आदर्शों का पालन करने की नीति अपनानी चाहिए और ऐसा करने में इस बात पर बिल्कुल ध्यान नहीं देना चाहिए कि अन्य देश भी ऐसा करते हैं या नहीं। अंतिम आता है असंलग्नता। विभिन्न परस्पर विरोधी विचारधाराओं के मध्य हो रहे संघर्ष से उत्पन्न खतरों को समझने पर जोर देती है और यह बताती है कि हमें इस संघर्ष से अलग रहना चाहिए। कुल मिलाके हम इस नतीजे पर पहुँचे हैं कि जो ये गुट निरपेक्ष है, हम किसी भी अन्य महान शक्तियों के साथ संलग्न नहीं होंगे, हम किसी के साथ अलग से कोई संधि नहीं करेंगे और हम एक पक्षीय निर्णय लागू नहीं करेंगे, क्योंकि 1961 में गुट निरपेक्ष के जो 3 कर्णधार नेहरू, नासिर और टीटो ने इसके 5 आधार स्वीकार किए थे। हमने इसकी बात पहले भी करी थी, मैं यहाँ पे फिर से रिपीट कर देती हूँ कि पहला था सदस्य देश स्वतंत्र नीति पर चलता हो, जो इसके सदस्य राष्ट्र या देश हैं उपनिवेशवाद का विरोध करता हो, सदस्य देश किसी सैनिक गुट का सदस्य ना हो और सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत के साथ द्विपक्षीय समझौता ना किया हो, और लास्ट है सदस्य देश ने किसी बड़ी ताकत को अपने क्षेत्र में सैनिक अड्डा बनाने की इजाज़त ना दी हो। ये मैंने फिर से आपको रिपीट किया है। तो अब अर्थात वे ही देश गुट निरपेक्ष माने जा सकते हैं जो स्वतंत्र विदेश नीति का पालन करते हों,
राष्ट्रीय स्वाधीनता आंदोलन का समर्थन करते हों, शक्ति या सैनिक गुटों के सदस्य न हों, और दूसरे शब्दों में हम ये कह सकते हैं कि एक दूसरे के विरोधी शक्ति शिविरों से दूर रहने वाले, युद्ध की विभीषिका को टालने वाले और तनाव को कम करने वाले और शांति समर्थक देश ही गुट निरपेक्ष का दर्जा प्राप्त कर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बताया था इसकी धारणाएं, और उससे संबंधित जो इसके गुट निरपेक्ष के 3 कर्णधार थे, उन्होंने 5 क्या आधार स्वीकार किए थे। तो गुट निरपेक्ष से हम टोटल मिला के यदि हम अर्थ और निष्कर्ष निकालें तो क्या होगा कि अपनी स्वतंत्र रीति नीति होती है, गुटों से अलग रहने से हर प्रश्न के औचित्य अनुचित्य को देखा जा सकता है, और किसी एक गुट के सदस्य संबंध होकर उचित अनुचित का विचार किए बिना ही अंधाधुंधीकरण या समर्थन करना गुट निरपेक्षता नहीं है। ये जो मैंने आपको ऊपर ये 6 बिंदु लिखवाए हैं, इसका मैंने अर्थ आपको बतलाया है, और आप इसको फिर रिपीट करके सुनेंगे तो जो इसका प्रथम भाग था और जो इसका द्वितीय भाग था वो आपको धीरे धीरे समझ में आ जाएगा। अब हम आगे चलें तो गुट निरपेक्ष आंदोलन, इसकी सदस्यता और इसकी शर्तें क्या है, ये हम इसको पढ़ेंगे। अब इसमें ये कहा गया है कि किसी भी गुट निरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना ज़रूरी नहीं है। यानी गुट निरपेक्ष आंदोलन का सदस्य बनने के लिए 5 मानदंड निर्धारित किए गए थे। ये जो मानदंड है ये जून 1961 में काहिरा में 21 राष्ट्रों की तैयारी बैठक में तय किए गए थे। बैठक में परस्पर विरोधी मत व्यक्त किए जाने के कारण मानदंडों के संबंध में काफ़ी समझौता करना पड़ा, और अंत में इन मानदंडों के आधार पर बेलग्रेड सम्मेलन के लिए निमंत्रण भेजने के बारे में निर्णय करने का काम उन देशों के राजनयिक प्रतिनिधियों की एक समिति को सौंप दिया गया जिन्होंने काहिरा की तैयारी बैठक में भाग लिया था। अब इसका पहले बिंदु में हम आते हैं, जो मैंने अभी इसका पढ़ा था, और इसके पहले दूसरा तीसरा चौथा बिंदु इसका निम्न प्रकार से है। तो पहली बात कि किसी भी गुट निरपेक्ष देश के लिए स्वाधीन नीति का अनुसरण करना ज़रूरी नहीं है। दूसरा, इसे निरंतर राष्ट्रीय स्वाधीनता के लिए आंदोलन का समर्थन करता रहना चाहिए। किस हद तक और किस रूप में यह समर्थन हो, इसे अपरिभाषित छोड़ दिया गया है। तीसरा था, जो इसका तीसरा है वो है सैनिक गठबंधनों की सदस्यता से संबंधित है। अर्थात गुट निरपेक्ष समझे जाने के लिए देश को बहुपक्षीय सैनिक गठबंधन का सदस्य नहीं होना चाहिए। चौथा और पांचवा मानदंड ये है कि यदि किसी देश या किसी बड़ी शक्ति के साथ द्विपक्षीय सैनिक समझौता है अथवा वह देश क्षेत्रीय सुरक्षा संधि का सदस्य है तो यह समझौता या संधि जानबूझकर बड़ी शक्तियों के संदर्भ में नहीं होनी चाहिए। तो कुल मिला के हमने जब गुट निरपेक्ष की बात करी है तो गुट निरपेक्ष में इसके 6 जो अवधारणाएं हैं, व्याख्या हैं, धारणा है, उनको हमने बताया, और इसकी जो सदस्य और शर्तें उसकी 5 हमने मानदंड तय किए थे। ये हमारा अभी तक का आज तक का गुट निरपेक्ष भाग 2 का हमने अध्ययन किया है।